अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तरीन। आज हमारी क्लास 11 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन को। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से मोनोमर्स मिलकर प्रोटीन को बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन को देखते हैं। तो प्रोटीन हमारा एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है, प्रोटीन हमारे पास जो इंग्लिश का वर्ड है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला है और वो ग्रीक वर्ड हमारा क्या है? प्रोटियस। प्रोटियस एक ग्रीक वर्ड है जिससे मिलके हमारा क्या बना है? प्रोटीन बना है। और इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रैंक। अब फर्स्ट रैंक का मतलब क्या है देखें, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वी नो के बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हमारे प्रोटीन आ जाते हैं या कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं या फैट्स या लिपिड्स, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो मेन कंपोनेंट जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या जो सबसे ज़्यादा वाइटल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है वो प्रोटीन ही कर रहा होता है। इसीलिए हम इसको फर्स्ट रैंक पे रख रहे होते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी का सबसे मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोटीन की डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं दे आर द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड। प्रोटीन हमारे अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं। अब पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? पॉलीमर का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड की लिंकेज से। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। तो बहुत सारे, और मर्स यहाँ जो है वो, यहाँ जो मर्ज दिया हुआ है ये इन द सेंस ऑफ अमाइनो एसिड दिया हुआ है। तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड लिंक करेंगे, लिंकेज करेंगे, वो 2 अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, वो 3 अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं। तो जब अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स या जब हम कह सकते हैं कि जब अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो उस वक्त हमारा जो बायोमोलिक्यूल बनता है वो क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड अमाइनो एसिड है, उसके बाद हम थर्ड अमाइनो एसिड की बात कर लेते हैं। तो जब ये अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, तो ये कंबाइन होके हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं? प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लिंक्स टुगेदर इन अ डेफिनेट मैनर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब एक चीज़ याद रखें कि जब भी अमाइनो एसिड लिंक करते हैं वी नो कि प्रोटीन बनता है, लेकिन यहाँ अमाइनो एसिड की जो लिंकेज होती है एक स्पेसिफिक जो है वो होती है। तो यहाँ जो अमाइनो एसिड की जो लिंकेज होती है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में होती है। ठीक है, और स्पेसिफिक फॉर्म में लिंकेज होने की वजह से ही प्रोटीन जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। मींस प्रोटीन बनते वक्त अमाइनो एसिड की जो लिंकेज होती है वो प्रॉपर और स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर इन लिंकेजेस में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए या थोड़ी सी मिस्टेक आ जाए या एरर आ जाए तो आपकी बॉडी के फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं हो पा रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इसको क्यों बोला? वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि मिलके बने हों डायरेक्टली कार्बन प्लस हाइड्रोजन से, तो उनको हम किसका नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम देते हैं। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अगर चेक किया जाए तो प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बन और हाइड्रोजन, और इसके साथ साथ इसके अंदर ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है, साथ में नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होता है, और कुछ प्रोटीन्स के अंदर आपको फॉस्फोरस और सल्फर के भी एलिमेंट्स मिलेंगे प्रोटीन के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये आपको लास्ट प्रोटीन के स्ट्रक्चर में दिखेंगे। अब आप देखें कि क्योंकि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, तो जिन भी कंपोनेंट के अंदर या जिस भी बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का नेम दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन इज़ अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड हमने क्यों बोला? बिकॉज इसके स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। उसके बाद हमने जब स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमारा जो सेल है उसका कुछ वेट जो है वो ड्राई वेट भी होता है। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा सेल है, सेल के अंदर 70% हमारा क्या होता है? वाटर होता है, और बाकी जो रिमेनिंग होता है वो हमारा क्या होता है? सेल का ड्राई वेट होता है, जो हमारा 30% भी हो सकता है। तो ये जो हमारा ड्राई वेट है, ठीक है, 70% तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, और बाकी जो रिमेनिंग हमारा पोर्शन होता है सेल को, उसको हम क्या नाम देते हैं? ड्राई वेट का नेम दे रहे होते हैं, या ड्राई मास ऑफ द सेल का नेम दे रहे होते हैं। तो इस ड्राई वेट के अंदर प्रोटीन ऑलमोस्ट 50% प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे इस ड्राई वेट के अंदर हमारे लिपिड्स भी होते हैं,
और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोटीन की परसेंटेज की बात करें कि वो कितने परसेंटेज में होती है, तो ड्राई सेल के अंदर या ड्राई वेट के अंदर प्रोटीन 50% पाई जा रही होती है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसीलिए हम इसको फर्स्ट रैंक का नेम दे रहे होते हैं। उसके बाद प्रोटीन का नेम सजेस्ट किया था 1838 में बर्जीलियस ने, ठीक है। 1838 में एक साइंटिस्ट जिसका नेम था बर्जीलियस ने प्रोटीन का नेम सजेस्ट किया था। और उसके बाद 1883 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था G.J. मर्डलर, ठीक है। G.J. मर्डलर ने 1883 के अंदर प्रोटीन की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया था। मतलब 1883 के अंदर G.J. मर्डलर ने ये आइडिया कर लिया था कि प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकल लाइफ के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो हम कहते हैं प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द टिश्यूज़। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक हमारा प्रोटीन ही है। प्रोटीन से मिलके हमारे टिश्यूज़ को बना रहे होते हैं। मतलब अगर टिश्यूज़ की फॉर्मेशन की बात करें तो वहाँ जो मेजर कंपोनेंट पाया जा रहा होता है वो हमारा प्रोटीन ही होता है। अब टिश्यूज़ के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स आ सकते हैं, देखें, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, टिश्यू से मिलके बनी हुई है। हमारे पूरे जो ऑर्गन्स हैं वो टिश्यू से मिलके ही बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ऑलमोस्ट जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन से, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, टिश्यू से। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आ सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स आ सकते हैं, जैसे हमारे हेयर, ठीक है, हेयर के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। या अगर हम बात करें हमारी स्किन के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। या हम नेल्स की बात करें तो नेल्स के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है टिश्यूज़ का। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से सोर्सेज के थ्रू हम प्रोटीन को गेन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने कहा कि ये हमारी बॉडी का मेजर कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किन फूड्स के थ्रू हम प्रोटीन को इनटेक कर सकते हैं, प्रोटीन हमारी डाइट में आ सकता है। तो वो एग में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, उसके अलावा फ़िश के अंदर, साथ साथ मिल्क एंड पल्सेस, मतलब दालों के अंदर भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो आप उसके बाद हम बात करते हैं अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। हमारे सिंटेक्स बोर्ड के अंदर इस टॉपिक का नेम है अमाइनो एसिड इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, लेकिन फेडरल बोर्ड के अंदर इसका नेम कुछ डिफरेंट है। वहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो आप बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की या आप बात करें अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, बात सिमिलर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा होता है। तो इसके नेम को समझते हैं। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। जैसे हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन मिलकर हमारी बॉडी को बना रहा होता है। इसी तरीके से प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक की अगर हम बात करें कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन मिलके बनाता अमाइनो एसिड से। जैसे हमने यहाँ अभी एग्जांपल में देखा था कि बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन होकर क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें कि अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 1 अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास सेकंड अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से फर्दर अमाइनो एसिड कंबाइन होकर हमारा क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। लेकिन जब ये अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे, वी नो कि प्रोटीन तो बनेगा, लेकिन अमाइनो एसिड को कंबाइन करते वक्त यहाँ कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा, ठीक है। जब भी हमने पढ़ा कि मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, तो मोनोमर्स कंबाइन होने के बाद वो एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं और यहाँ अमाइनो एसिड जो मोनोमर्स है वो कंबाइन होकर कौन सा पॉलीमर बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो इन अमाइनो एसिड के बीच में जो हमारा बॉन्ड पाया जाता है, उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं या इसको हम पेप्टाइड लिंकेज का भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है, इसी तरीके से अगर हम बात करें अमाइनो एसिड के दरमियान कौन सी लिंकेज पाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ताकि आपको पेप्टाइड लिंकेज समझना आपके लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो देखें अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके सेंटर में क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। और इस सेंटर वाले कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन का। मीन्स ये जो हमारा सेंटर वाला जो मेजर कार्बन है, इसको हमने क्या नाम दे देना है, अल्फा कार्बन का नेम दे देना। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है।
ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, या हाइड्रोजन का एटम होता है, और साथ में हमारे पास एक रेडिकल अटैच हुआ होता है। और इसके इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, विच इज़ H2N, या उसको हम सिंपली कह रहे होते हैं NH2, ठीक है। ये H2N आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन बेसिकली जो हमारा अमाइनो एसिड का या अमाइनो ग्रुप का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है या फार्मूला होता है, दिस इज़ योर NH2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अमाइन ग्रुप है। और उसके बाद कार्बन के राइट साइड पे आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखेगा, ठीक है, COH एंड डबल, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन 1 बॉन्ड बनाता है OH ग्रुप के साथ और डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। तो जो COOH वाला ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अमाइनो एसिड के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है कि इसके सेंटर में कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन का नेम देते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे एक अमाइन ग्रुप होता है, राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि होता है COOH। इसके एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, दूसरे साइड पर रेडिकल ग्रुप अटैच हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखें कि हर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर इसी तरीके से सिमिलर होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के अंदर चेंजिंग होगी, दिस इज़ योर R। पॉसिबल है कि हर अमाइनो एसिड के अंदर आपको ये जो रेडिकल है ये डिफरेंट दिखे, इसके अंदर वैरायटी आपको दिखेगी, और इसी रेडिकल की वैरायटी की वजह से आपको अमाइनो एसिड डिफरेंट मिल रहे होते हैं, ठीक है। याद रखें, वैसे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स में अगर हम बात करें, हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलकर हमारा क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन बना रहे होते हैं। लेकिन प्रोटीन्स के अंदर जो बेसिकली हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो हमें 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड मिल रहे होते हैं प्रोटीन के अंदर। तो वो 20 टाइप्स का अमाइनो एसिड हमें कैसे मिल रहे होते हैं, हालांकि सबका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है, तो वो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड हमें इस वजह से मिल रहे होते हैं क्योंकि इन सब के अंदर R आपको डिफरेंट मिल रहा होता है, उनका जो रेडिकल होता है वो आपको डिफरेंट मिल रहा होता है। अब किस तरीके से डिफरेंट मिल रहा होता है, कहीं कहीं जैसे सपोज करें अगर कहीं ये जो R है इसकी जगह लग जाए H, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम नाम दे देते हैं ग्लाइसिन का, ठीक है। जहाँ H लग जाएगा ऐसे अमाइनो एसिड को हमने क्या नाम दे दिया है, ग्लाइसिन का नेम दे दिया, ठीक है। अगर इसी अमाइनो एसिड के अंदर R की जगह लग जाए CH2OH, ठीक है, यहाँ मैं लगा दूँ CH2OH, देखें सिर्फ R के अंदर चेंजिंग आ रही है, तो उस अमाइनो एसिड का हम नाम दे देंगे सीराइन का। इसी तरीके से अगर इसी अमाइनो एसिड के अंदर मैं R की जगह लगा दूं CH3, ठीक है, ये जो हमारा रेडिकल ग्रुप है ये हमारा क्या हो जाए CH3, तो फिर ऐसे अमाइनो एसिड को हम नाम दे देंगे एलेनाइन का। तो सिर्फ देखें कि सिर्फ R के चेंज होने से हमारा पूरा अमाइनो एसिड जो है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो अमाइनो एसिड के अंदर जो आपको वैराइटीज़ मिल रही होती है ये ड्यू टू द रेडिकल होती है, रेडिकल के अंदर चेंजिंग होने की वजह से हम अमाइनो एसिड को डिफरेंट काइंड के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखें कि हमने कहा कि प्रोटीन के अंदर हमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक हमें अमाइनो ग्रुप दिख रहा है और दूसरा हमारा क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है। तो ये जो अमाइन ग्रुप होता है ये बेसिकली हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि प्रोटीन का जो अमाइन ग्रुप है वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ दे रहा होता है, और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये प्रोटीन को एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दे रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। जिस तरीके से हम देख रहे थे या हमने भी कहा था कि पेप्टाइड लिंकेज एक्चुअली में होती क्या है, तो पेप्टाइड लिंकेज से पहले सबसे पहले हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जब आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो पेप्टाइड लिंकेज आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि सिंटैक्स के अंदर हमारा ये जो टॉपिक है ये दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन, इसकी जो हेडिंग है वो दी है फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज, जबकि फेडरल बोर्ड के अंदर इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है डाईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। मतलब फेडरल बोर्ड के अंदर जो इसकी हेडिंग दी हुई है वो दी हुई है डाईपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। तो दोनों टॉपिक्स या दोनों जो हेडिंग है वो सिमिलर ही है, बस हेडिंग्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज की, कि पेप्टाइड लिंकेज किस तरीके से बनती है।
देखिए हमने ये पढ़ा कि अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन होकर हमारा क्या बना रहे, अमाइनो एसिड कंबाइन होकर हमारे क्या बनाते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करें मेरे पास ये एक अमाइनो एसिड है और ये मेरे पास क्या है, दूसरा अमाइनो एसिड है। तो ये अमाइनो एसिड कंबाइन होकर हमारे क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों अमाइनो एसिड के कंबाइन होते वक्त जो लिंकेज बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज का नेम देते हैं। मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमारा पेप्टाइड लिंकेज होता है। अब पेप्टाइड लिंकेज में होता क्या है, देखिए पेप्टाइड लिंकेज में ये होता है कि जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से निकलता है OH। ठीक है, और सेकंड अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप में से निकलता है एक H। ठीक है, फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से निकलेगा OH और दूसरा अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप में से निकलेगा H। तो इन जब इसमें से OH निकलेगा और इसमें से H निकलेगा तो इन द रिजल्ट हमारा कौन सा मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इन दोनों अमाइनो एसिड से वाटर का मॉलिक्यूल। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो मोनोमर्स के कंबाइन होने से वाटर रिलीज हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन का नेम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब अमाइनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं उस वक्त वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन अमाइनो एसिड के कंबाइन होते वक्त जो प्रोसेस होता है उसको हम कंडेंसेशन का नेम देते हैं। और इसी वाटर की रिमूवल से होता क्या है कि दोनों अमाइनो एसिड कंबाइन होकर हमारा क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। और इसी लिंकेज का हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज का नेम देते हैं, जिसमें से होता क्या है कि एक आपका अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से वाटर निकलता है, दूसरे में से H निकल के वाटर रिलीज होता है और फिर दोनों अमाइनो एसिड क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम जो वो पेप्टाइड लिंकेज का नेम देते हैं। अब देखिए नोट करें, क्योंकि यहाँ दो अमाइनो एसिड अटैच हुए तो ऐसी लिंकेज को हम नाम दे देंगे डाईपेप्टाइड का। डाई मीन्स 2। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि 2 अमाइनो एसिड के बीच में लिंकेज हो रही है इसलिए इसको हम क्या नाम दे देंगे, डाईपेप्टाइड लिंकेज। इसी तरीके से सपोज करें अगर हमारे पास एक और अमाइनो एसिड आ जाए। ठीक है, एक और क्योंकि देखिए हमने कहा कि प्रोटीन के अंदर 2 अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो सपोज कर लें यहाँ हमारा 3rd अमाइनो एसिड भी आ गया, तो यहाँ वही प्रोसेस सिमिलर होगा कि आपका जो फर्स्ट, अब इसको मैं कंसिडर कर लूँगी फर्स्ट अमाइनो एसिड और इसको मैं कंसिडर कर लूँगी 2nd अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इस फर्स्ट अमाइनो एसिड में से निकलेगा OH और 2nd अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप में से निकलेगा H और यहाँ से भी वाटर की रिमूवल होगी और ये दोनों कंबाइन होकर भी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ 3 अमाइनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, ट्राईपेप्टाइड का नेम दे देंगे। ट्राई मीन्स 3, तो क्योंकि यहाँ 3 अमाइनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं इसलिए इसको हम ट्राईपेप्टाइड का नेम दे देंगे। इसी तरीके से डिफरेंट अमाइनो एसिड जो कंबाइन होते जाएंगे और पेप्टाइड लिंकेज बनाते जाएंगे, इसीलिए इसको हम नाम दे देते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। अब पॉलीपेप्टाइड लिंकेज का हमने नाम क्यों दिया, पॉली मीन्स मेनी। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है बहुत सारी पेप्टाइड लिंकेज बनने के बाद बन रहा होता है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज का। उसके अलावा एक चीज़ याद रखें कि जब ये 2 अमाइनो एसिड कंबाइन हुए थे तो उसको हमने क्या नाम दे दिया था, डाईपेप्टाइड का नेम दे दिया था। तो डाईपेप्टाइड के 2 एंड्स होते हैं, एक एंड आपके पास N एंड होता है जिसको हम N टर्मिनल का नेम देते हैं, क्योंकि यहाँ N लगा हुआ है तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, N टर्मिनल। ठीक है, N का कॉर्नर। और इसी तरीके से जो 2nd अमाइनो एसिड है इसके अंदर क्या है, देखें OH तो निकल गया तो सिर्फ क्या बचा, कार्बन, तो हम बोल देंगे ये हमारा क्या है, C टर्मिनल। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मेशन है प्रोटीन की। अब उसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखें, ये जो हमारी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, मतलब ये जो अमाइनो एसिड कंबाइन हो रहे होते हैं ये कंबाइन होते हैं हमारे राइबोसोम्स के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर ही हमारे प्रोटीन्स बन रहे होते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स के अंदर हमारे प्रोटीन कैसे बन रहे होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन हमें देता है डीएनए। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है उसके अंदर कोडिंग हुई भी होती है और उस कोडिंग को इंस्ट्रक्ट कौन कर रहा होता है या उस कोडिंग को पढ़ा कौन होता है, हमारा एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए हमारे पास आरएनए की एक फॉर्म है, तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, डीएनए से सारे इंस्ट्रक्शन लेता है और इंस्ट्रक्शन लेने के बाद वो राइबोसोम्स के पास जाता है इंस्ट्रक्शन लेके और फिर राइबोसोम्स के अंदर हमारे क्या बन जाते हैं, प्रोटीन बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का, क्योंकि यहाँ देखें डीएनए की जो लैंग्वेज है, यानी कि डीएनए के अंदर जो कोड था प्रोटीन बनने का वो एमआरएनए लेके गया,
राइबोसोम्स के बाद राइबोसोम्स के पास और राइबोसोम्स ने क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। मीन्स डीएनए के जो मैसेज है वो यहाँ ट्रांसलेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, इसीलिए इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ट्रांसलेशन का। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखें कि हमने कहा कि डिफरेंट अमाइनो एसिड या बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर जो प्रोटीन बना सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एक बहुत बड़े प्रोटीन की, तो उसके अंदर मोर देन आपको 100 अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, ठीक है, मोर देन 100 अमाइनो एसिड मिलकर एक लार्ज प्रोटीन बना रहे होते हैं। लेकिन अगर हम स्मॉल प्रोटीन की बात करें तो उसके अंदर अमाइनो एसिड जो है वो कम हो सकते हैं। तो मतलब प्रोटीन के साइज़ को देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि उनके अंदर अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे या फिर कम होंगे। तो अभी हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज। अब हम बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज के किस तरीके से हमारी जो पेप्टाइड लिंकेज है वो ब्रेक डाउन हो रही होती है। अब देखिए जो हमारा ब्रेक डाउन है वो आपको तब इजीली समझ में आ जाएगा जब आपने इससे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक की डिस्कशन की थी, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस। तो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस अगर आपको पता है तो ये टॉपिक आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए फॉर्मेशन जब हुई थी पेप्टाइड लिंकेज की, तो उस वक्त उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, उस वक्त हमने उस प्रोसेस को क्या नाम दिया था, कंडेंसेशन का, ठीक है। इसी तरीके से अब जब हमारी पेप्टाइड लिंकेज ब्रेक होगी तो उस प्रोसेस को हम नाम दे देंगे हाइड्रोलाइसिस का। अब हाइड्रोलाइसिस का हमने क्यों नाम दिया वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखें कि हाँ यहाँ हमारे क्या बन गए, प्रोटीन बन गया अमाइनो एसिड के कंबाइन होने से। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड के अंदर बॉन्ड बना है जिसकी वजह से प्रोटीन बना है, तो हम चाहते हैं इस अमाइनो एसिड को ब्रेक करना। तो ब्रेक करने के लिए हमें किस चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा, जिस चीज़ ने इसको कंबाइन किया हुआ है। और कंबाइन किसने किया हुआ है, पेप्टाइड लिंकेज ने। इन दोनों अमाइनो एसिड को या सेकंड और थर्ड अमाइनो एसिड को कंबाइन करने वाली लिंकेज को हमने क्या बोला, पेप्टाइड लिंकेज का नाम दिया। तो अगर मुझे प्रोटीन को ब्रेक करना है तो मुझे इस पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकते हैं। और ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, हाइड्रोलाइसिस का नेम देते हैं। अब हाइड्रोलाइसिस का नेम क्यों देते हैं, देखिए इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख देती हूँ। ये हमारे पास थे 3 अमाइनो एसिड, 1 अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड एंड थर्ड अमाइनो एसिड। और इन तीनों के बीच में कौन सी लिंकेज है, पेप्टाइड लिंकेज है, विच वी हैव डिस्कस्ड। ड्यूरिंग फॉर्मेशन हमने देखा था कि अमाइनो एसिड में से क्या रिमूव हुआ है, वाटर रिमूव हो गया। तो अब अगर मुझे इन अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करना है, मतलब इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, तो मुझे इन अमाइनो एसिड्स को इनका वाटर अगेन रिटर्न करना होगा। क्योंकि देखें ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इनके स्ट्रक्चर में से क्या हो गया था, वाटर की रिमूवल हो गई थी। तो अब क्योंकि मुझे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अगेन ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वाटर रिमूव हुआ है वो मुझे अगेन इन अमाइनो एसिड को देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ब्रेक करना होता है तो उस ब्रेकेज के वक्त हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, इन अमाइनो एसिड ग्रुप्स को या अमाइनो एसिड्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं। मतलब इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में भी अगर मुझे बॉन्ड को ब्रेक करवाना है तो मैं क्या दूंगी, वाटर दूंगी। इसको भी क्या प्रोवाइड करूंगी, वाटर प्रोवाइड करूंगी। तो वाटर प्रोवाइड करने से क्या होगा कि इन अमाइनो एसिड के बीच में जो लिंकेज है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जब इन अमाइनो एसिड के बीच में से लिंकेज ब्रेक हो जाएगी तो हमारा अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एक बड़े पॉलीमर को वाटर प्रोवाइड करें, ठीक है, और वाटर प्रोवाइड करने के बाद वो जो बड़ा पॉलीमर है वो चेंज हो जाए मोनोमर के अंदर, ठीक है। देखिए हमारे पास एक बड़ा पॉलीमर है और जब हमने इस बड़े पॉलीमर को, इस प्रोटीन को वाटर प्रोवाइड किया तो ये छोटे छोटे मोनोमर्स में यानी कि अमाइनो एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलाइसिस का नेम दे रहे होते हैं। तो जब हम प्रोटीन को ब्रेक करवाते हैं वाटर देने के बाद, तो होता ये है कि हमारे जो प्रोटीन है मोर देन 10 अमाइनो एसिड के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जब वो मोर देन 10 अमाइनो एसिड के अंदर ब्रेक हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं पेप्टोन्स का। उसके बाद अगर हम उसको फर्दर वाटर प्रोवाइड करेंगे तो फिर होगा क्या कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारे जो ये जो 10 अमाइनो एसिड है ये भी ब्रेक होके और सिंगल मोनोमर यानी कि सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक था। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट अपलोड करके आपकी क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस एंड सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड।
और साथ साथ हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।